Hello everyone, welcome to Easy Multi Solution. Today we are going to solve the question paper from VSSC ISRO Technician Electronic Mechanic. So first question is here. Number of valence electron in boron atom. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बोरान एटम। तो बोरान एटम में संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी ये पूछा गया है। सो बोरान जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 5 होता है, एटॉमिक नंबर 5। सो वी कैन राइट हियर 1s2 2s2 2p1। यह क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इसमें सेल 1 सेल 2 इस तरह से, ये देखिए ये क्या है? सेल 1 है, ये क्या है? सेल 2 है। तो सेल 2 जो है आउटर मोस्ट सेल है हमारा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इधर क्या है? 1। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 3। यही क्या है? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.25 मिलीवाट 1.250 मिलीवाट, ये कितने वाट के बराबर होगा? मिलीवाट को वाट में बदलना है। सो 1 मिली बराबर कितना होता है? 1 मिली बराबर 10⁻³ इतना होता है, यानी कि 1000 से आप डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं 1/1000 इतना बोल सकते हैं। तो मिली की जगह 1/1000 कर दीजिए। देखिए 1.250 और मिली की जगह 1/1000 कर दिया जाए तो ये वाट में बदल जाएगा। अब 1000 से डिवाइड करेंगे, अगर यहाँ से 10 से डिवाइड करते, यहाँ सिर्फ 10 से डिवाइड करते तो दशमलव यहाँ पर आ जाता, लेकिन 1000 से डिवाइड करेंगे यानी कि 10 में 1 जीरो था तो दशमलव एक जगह खिसक रहा था। 1000 में 3 जीरो है तो 3 टाइम्स ये लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, बाएं तरफ दशमलव खिसक जाएगा। तो दशमलव कितने स्थान खिसक जाएगा? 3 जीरो है तो 3 स्थान खिसक जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 0.00125। देखिए यहाँ पर दशमलव था, खिसक करके यहाँ चला गया, रिप्लेस यहाँ शिफ्ट हो गया। तो आंसर हमारा इतना वाट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रडार से क्वेश्चन है, रडार रेंज के बारे में। तो रडार रेंज के बारे में दिया हुआ है कि रडार रेंज जो आर था, पावर को कितना बढ़ा दिया जाए कि ये 2R रेंज हो जाए, यही क्वेश्चन था इसमें। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? पहले रडार रेंज का हमें फार्मूला पता होना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं पता है तो कम से कम ये पता होना चाहिए, रेंज प्रोपोर्शनल क्या होता है? P1 टू द पावर P के पावर 1/4। ठीक है, P के पावर 1/4। सो इसको फिर से हम लोग लिख सकते हैं क्या? इस तरह से इसको लिख सकते हैं P1 नहीं R1, यहाँ R1 डिवाइड बाई R2 इक्वल्स टू P1 डिवाइड बाई P2 इस पर पावर 1/4 है, 1/4। ठीक है, इतना हम लिख लिए। अब ये क्या बोल रहा है? R1 अब क्या हो जाए? 2R1 हो जाए। मीन्स पहले जो हमारा रेंज था RA था, अब R कितना हो जाएगा? 2R1 हो जाएगा। ठीक है, तो R1 था तो R2 की जगह हम क्या रखेंगे? 2R1। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, दोगुना होना का क्या मतलब है? R हमारा कितना था पहले? R अगर हम 1 मान रहे हैं, अब बोल रहा है R कितना हो जाए? 2 हो जाए, यानी कि R1 1 है तो R2 2 है। तो रख दीजिए यहाँ पर R1 1 R2 2 रख दीजिए, 2 गुना हो जाएगा R2। तो पावर कितना गुना होगा ये कैलकुलेट हो जाएगा। R1 1 रखते हैं, R2 2 रखते हैं। जब इधर 1/4 है पावर तो इधर आएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर देखिए 4 हो गया, पावर 4 P1 डिवाइड बाई P2। सो इसको और सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 1/16 इक्वल्स टू P1/P2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है,
सो P2 इक्वल्स टू 16P1, यानी कि पहले P1 था तो रेंज हमारा R था, R1। अब P2 हो जाएगा, P2 जब हो जाएगा तो कितना हो जाएगा R2। तो P1 का कितना गुना हो गया 16 टाइम्स, 16 टाइप ऑफ P1, तो आंसर हो जाएगा 16 टाइम। और अगर रडार रेंज का फार्मूला आपको नहीं याद है तो रेंज इक्वल्स टू क्या होता है, PT G AE सिग्मा होल डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर यस मिनिमम होल पावर 1/4। इस तरह से फार्मूला होता है, ठीक है, आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन इमीटर डीसी गेन ऑफ ए बाइपोलर ट्रांजिस्टर जंक्शन, यानी कि बीजेटी का एक कॉमन इमीटर का डीसी गेन 99 दिया है, तो इसमें कॉमन बेस का डीसी गेन पूछ रहा है। तो कॉमन बेस अगर है तो इसका गेन क्या होता है, अल्फ़ा होता है, और कॉमन इमीटर के लिए बीटा होता है। सो इसमें बीटा दिया हुआ है, बीटा कितना है 99 है, अल्फ़ा पूछ रहा है, अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा होल डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा, ये होता है। अब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ 99 है, डिवाइड बाई 1 प्लस 99, 100 आ जाएगा नीचे, और जब डिवाइड करेंगे तो 0.99 ये हमारा अल्फ़ा फाइंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चार्ज डेवलप्ड अक्रॉस अ कैपेसिटर इज मेजर्ड इन, द चार्ज डेवलप्ड अक्रॉस ए कैपेसिटर, जो चार्ज का यूनिट है वो पूछना चाह रहा है। चार्ज क्या है, Q बराबर CV होता है, ठीक है, और क्या होता है IT भी होता है, ठीक है। तो इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है कूलॉम, ठीक है। तो इसमें यही आंसर आपका सही हो जाएगा। फेरेड किसका होता है, ये इसका होता है फेरेड, ठीक है। बोल्ट किसका होता है, इसका होता है। और हेनरी किसका होता है, ये तो इंडक्टेंस का होता है, इंडक्टेंस इस तरह से होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट ए पार्ट ऑफ MS ऑफिस, इसमें से MS ऑफिस का पार्ट कौन सा नहीं है। तो अगर आप कंप्यूटर खोलेंगे तो उसमें एक MS ऑफिस नाम का आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा, ठीक है। उसको ओपन करेंगे तो उसमें क्या है, इसके पार्ट मिलेंगे MS एक्सेस, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, और ये आप नहीं पाएंगे वर्ड परफेक्ट, ये नहीं मिलेगा MS ऑफिस में, इसके लिए अलग एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ये डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, दिया हुआ है इफ़ ए 0.1 माइक्रोफेरेड 100 वोल्ट कैपेसिटर, ये क्या है, यहाँ एक कैपेसिटर बना दिया हमने, इसका वैल्यू कितना है 0.1 माइक्रोफेरेड, और ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट, और ये क्या अगला दिया रहा है, अगला दिया है 0.22 माइक्रोफेरेड, 0.22 माइक्रोफेरेड और 40 वोल्ट। तो इसको यहाँ फिर से ड्रा कर लेते हैं, इसको भी, इसका कितना है 0.22 माइक्रोफेरेड और ऑपरेटिंग वोल्टेज 40 वोल्ट। अब ये दोनों पैरेलल में ऐड होंगे, जब पैरेलल में ऐड किया जाएगा तो क्या बनेगा, पैरेलल में ऐड करेंगे, देखिए ऐड कर दिए हम, ये पैरेलल में ऐड हो गया। तो ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है जिसका कितना है 40 वोल्ट, इसको 40 वोल्ट से ज़्यादा नहीं दे सकते, लेकिन इसको दे सकते हैं। तो क्या दिया जाना चाहिए, अगर 100 वोल्ट दिया जाए तो ये तो काम करेगा, 100 वोल्ट दिया जाए तो ये तो काम करेगा, ये चलेगा, बट ये क्या होगा बर्नआउट हो जाएगा, इसकी लिमिट से बाहर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो जल जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, ये भी ना जले और ये भी ना जले, मीन्स बर्नआउट ना हो जाए। सो ऑपरेटिंग क्या होना चाहिए, ये 40 वोल्ट पर अगर करेंगे तो ये भी ऑपरेट होगा, दोनों भी ऑपरेट हो जाएगा, दोनों में भी करंट फ्लो होगा, दोनों स्टोर करेंगे, यानी कि मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होना चाहिए 40 वोल्ट। तो एक पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट सिर्फ इतना है कि कैपेसिटर जब पैरेलल में है, तो पैरेलल में अगर कनेक्शन में बड़े पड़े हुए हैं तो पैरेलल में डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। तो इसका सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ऐसे हम ड्रा कर देंगे, सी इक्विवेलेंट इसका कितना हो जाएगा, इसको और इसको ऐड कर दीजिए, जब ऐड करेंगे तो 0.32 आएगा, देखिए कैसे
0.1 इसको लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, और 0.22 लिख सकते हैं। तो ऐड करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है, इतना माइक्रोफैरड। और ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना आया है, 40 वोल्ट। तो ये ऑप्शन में देखिए कौन सा है, ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड फॉर एनर्जी जनरेशन बाय न्यूक्लियर फिजन, मीन्स नाभिकीय विखंडन ऊर्जा द्वारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है, ठीक है। तो नाभिकीय विखंडन के लिए कौन सा होता है, यूरेनियम और प्लूटोनियम। तो इसमें ऑप्शन सिर्फ यूरेनियम सही है, बाकी यूज नहीं होता नाभिकीय विखंडन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई कार 3 घंटे के लिए 40 kmph से और शेष 2 घंटे के लिए 60 kmph से चलती है तो उसकी औसत गति कितनी होगी, मीन्स इफ़ ए कार ट्रेवल्स विथ 40 kmph फॉर 3 आवर्स एंड 60 kmph फॉर रिमेनिंग 2 आवर्स व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। सो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या है, अगर 40 kmph से चल रहा है तो बताइए 3 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस कितना होगा, 120 हो जाएगा। 60 kmph से 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 120 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। सो डिस्टेंस निकल गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 240। तो एवरेज टाइम क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवीजी, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस कितना है, 120 + 120। आप देख रहे हैं यहाँ एक 120 और 120 अलग अलग स्पीड से चली गई है दूरी, डिस्टेंस। तो 120 कितना हो जाएगा, 240 डिवाइड बाई 2 आवर्स + 3 आवर्स 5 आवर्स, यानी कि 240 में 5 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, 48 kmph, 48 kmph एवरेज स्पीड हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी एल आर परिपथ में एल कितना है, 0.5 है, और आर कितना है, 250 ओम। सो क्या फाइंड करना है, समय स्थिरांक मीन्स टाइम कांस्टेंट। इंडक्टेंस की वैल्यू 0.5 है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 250 है, तो टाइम कांस्टेंट कितना होगा। तो टाइम कांस्टेंट देखिए, टाइम कांस्टेंट टाउ इक्वल्स टू, अगर आरसी सर्किट होता है तो आरसी होता है डायरेक्ट, ठीक है, इसको आप डायरेक्टली याद कर रख सकते हैं। और अगर एल आर होता है तो L/R होता है, ठीक है, टाइम कांस्टेंट L/R होता है, यानी कि आप ऐसे ही याद रखिए, आरसी सर्किट के लिए LR सर्किट के लिए L/R, ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। सो टाइम कांस्टेंट इस तरह से हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए और आप आंसर बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एल की वैल्यू कितनी है, 0.5, 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं, इनटू आर की वैल्यू क्या है, 1/250। यहाँ पर देखिए 1/R है ना, तो 1/250 इसलिए कर दिए हैं, ठीक है। अब इसको कट कर सकते हैं बहुत आसानी से, ये 50 हो गया। अब अगर यहाँ से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ मिली लिख दें, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एक जीरो से ये जीरो कट गया, 2 जीरो कट गए टोटल, मतलब ये जीरो से एक जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 5 से 2 टाइम्स, यानी कि 2 मिली सेकेंड हो जाएगा। और भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको डिफ़िकल्ट समझ रहे हैं तो थोड़ा सा इसको चेंज करके मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए एल की वैल्यू 0.5, आर की वैल्यू 250। सो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखिए 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो गया, 5/2 500। अब इसको मिली में बदलना है, अभी तो इस मिली में नहीं है, तो मिली में बदलना है तो कितना से मल्टीप्लाई करें, इंटू 1000, और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिली लिखेंगे, मतलब 1000 ए है तो 1/1000 ए है, तो ये दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, टोटल 50 हो जाएगा। जब 50 हो जाएगा 20 से कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो क्या हो गया, 2 मिली सेकेंड। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन आपके ऊपर है, जैसा इजी लगे आप वैसे करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसमें से कौन सा यूनिट है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट नहीं है, तो इसको बताइए। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एनर्जी है, ये भी इलेक्ट्रिक एनर्जी है।
किलो वाट आवर, ये भी एनर्जी मीटर की एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, देखिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, वो एनर्जी हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है। केवी लिखा हुआ है तो किलो वोल्ट है, तो वोल्टेज का यूनिट हो गया। और ये जूल है, भी एनर्जी की यूनिट है। एनर्जी की यूनिट ये भी है, एनर्जी की यूनिट ये भी है, एनर्जी की यूनिट ये भी है। सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, वोल्ट मीटर या वोल्टेज, या ये कहें कि ये एनर्जी का यूनिट नहीं है, ये वोल्टेज है, ठीक है। 1000 वोल्टेज इसको कह सकते हैं सिर्फ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। सो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, इस तरह से एक कोर होता है, इसको कोर बोलते हैं। ऊपर इसके क्लैडिंग होता है, क्लैडिंग। और इसके ऊपर क्या होता है, एक जैकेट होता है। तो जैकेट, ये देखिए जैकेट इस तरह से हमने पहना दिया, मोटा सा जैकेट हो गया, ठीक है। और बाकी क्या है, कोर है और क्लैडिंग है। तो ये देखिए कोर है, ठीक है। इसको हम, ये कोर है, ठीक है। और बाकी ये वाला क्या है, ये वाला क्लैडिंग है। ये देखिए ये क्लैडिंग है। तो इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर के अंदर का स्ट्रक्चर होता है। तो जो लाइट होती है कैसे चलती है, लाइट कैसे चलती है, देखिएगा। लाइट यहाँ से अगर एंटर करेगी, ऐसे एंटर करेगी, तो ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ऐसे 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 जाती है, ठीक है। तो अगर क्लैडिंग का इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है और इसका n1 है, तो ऑप्टिकल फाइबर में n1 ग्रेटर देन n2 होगा, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फाइंड होगा, हमें मिलेगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन आप देखेंगे इसमें देखिए कहाँ ऐसा मिल रहा है। तो n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 ऑफ कोर, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और n2 क्या है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन सा सही हो रहा है, इस हिसाब से कोर ऑफ हायर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन क्लैडिंग, यहीं पर मिल गया। कोर का हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए क्लैडिंग से। तो आंसर आपका ए हो जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन टाइप अर्धचालकों के अल्पांश वाहक होते हैं, मीन्स माइनॉरिटी कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी कैरियर क्या होते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाइए, कैसे बनेगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर कुछ अगर ऐसे बना दिए हैं हम, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। एन टाइप में ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें पेंटावैलेंट की डोपिंग होती है, पेंटावैलेंट की डोपिंग। और इसमें कुछ एक आध कहीं इधर उधर छिटके हुए होल्स होते हैं। तो होल्स क्या हैं, होल्स माइनॉरिटी हो गए, और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी हो गए, ठीक है। तो यानी कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। एन टाइप मतलब एन मीन्स नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मेजॉरिटी हो गया, और बाकी होल्स माइनॉरिटी हो गया। और पी टाइप में ऐसे देखिए, पी टाइप क्या हो गया, पी टाइप क्या है, पॉजिटिव है। तो होल्स क्या होता है, पॉजिटिव, होल्स पॉजिटिव होता है। तो पी टाइप में होल मेजॉरिटी है, और एन टाइप में एन मीन्स नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव। तो इसमें मेजॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन। एन में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी, पी में होल्स मेजॉरिटी, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो अगर मेजॉरिटी याद है तो माइनॉरिटी आप वैसे ही निकाल सकते हैं। पी में होल्स मेजॉरिटी है तो पी में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी हो गया, एन में होल्स आपके माइनॉरिटी हो गए। तो देखिए होल्स, यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को जूम कर दे रहा हूँ, देखिए पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिस्टम का है ये। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, कैरियर फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है। देखिए कैरियर फ्रिक्वेंसी 1.5 मेगाहर्ट्ज, कैरियर फ्रिक्वेंसी एफ सी लिखते हैं, 1.5 मेगाहर्ट्ज हो गया। और मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रिक्वेंसी, सो इसमें एफ एम दिया हुआ है, कितना, मैसेज फ्रिक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज। तो बैंडविड्थ पूछ रहा है एम का, एम का बैंडविड्थ क्या होता है, ट्वाइस ऑफ मैसेज फ्रिक्वेंसी, ट्वाइस ऑफ
एफ एम इक्वल्स टू बैंड विथ हो जाएगा, बैंड विथ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एफ एम करेंगे तो 40 किलो हर्ट्ज। बस आंसर हो जाएगा 40 किलो हर्ट्ज आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा 40 किलो हर्ट्ज कहाँ पर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिलेक्शन बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ए मल्टीप्लेक्सर विथ 16 इनपुट। 16 इनपुट का अगर मल्टीप्लेक्सर हो तो कितने सिलेक्शन लाइन या सिलेक्शन बिट रिक्वायर्ड हैं। जैसे कि देखिए मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर जो होता है 2 के पावर n इनपुट होता है, इनपुट होता है 2 के पावर n इनपुट, और सिलेक्शन लाइन कितनी होती हैं, सिलेक्शन लाइन n क्या होती हैं, सेलेक्ट लाइन, सेलेक्ट लाइन। सेलेक्ट लाइन ठीक है। तो इस तरह से आपके 2 के पावर n इनपुट हो गए और इतना n सेलेक्ट लाइन हो गए। इसको हम क्या लिखते हैं, मल्टीप्लेक्सर को अगर लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं 2 के पावर n इंटू 1 का मक्स है, ठीक है। इस तरह से समझ जाएंगे हम लोग। क्या है, 2 के पावर n इनपुट है हमारा, 2 के पावर टोटल n इनपुट है, और सेलेक्ट लाइन कितना है, सेलेक्ट लाइन कितना है n। इस तरह से हम समझ जाएंगे। और आउटपुट कितना है, एक लाइन का दिया जाएगा। मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर मतलब आपको इस तरह से और भी समझा देंगे, आप याद रखिएगा। देखिए अगर ऐसे बना रहे हैं तो क्या है, इधर से भी सिग्नल आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो एक ही जगह आ रहा है ना यहाँ पर, तो मक्स हो गया। ये मक्स मतलब क्या हो गया, मल्टी को एक में करेगा, यानी कि ऐसे 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 कई जगह से आ रहे हैं और आउटपुट एक मिलेगा। तो डेटा सेलेक्टर भी मक्स को बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मक्स क्या है, डेटा सेलेक्टर है, ये पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में। तो इस तरह से अभी देखिए, अब इसको हम करेंगे तो इनपुट कितना है, 2 पावर n, 2 पावर n इनपुट इक्वल्स टू कितना दिया है 16, तो n की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे। 2 पावर n इक्वल्स टू 2 पावर 4, तो n इक्वल्स टू 4 लाइन, 4 लाइन आ जाएगा, ठीक है। यानी कि कैसा रहेगा ये, 4 सिलेक्शन लाइन रहेंगे। अगर देखिए मक्स क्या है, सिलेक्शन लाइन अगर 2 हैं, 2 सिलेक्शन लाइन है तो कितना 4 इनपुट होता है, ठीक है। 3 सिलेक्शन लाइन रहेंगे, 2 है तो 4 है, 3 होगा तो 8 होगा, ठीक है, और 4 होगा तो 16 होगा, और एक सिलेक्शन लाइन होगा तो 2, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 का टेबल पढ़ते जाइए, दोगुना करते जाइए, टेबल नहीं पढ़ते जाइए, ठीक है, 2 टाइम्स करते जाइए। तो आपका आंसर कितना आ गया है, 4 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज नॉट ट्रू फॉर ए फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप के लिए क्या सही नहीं है ये बताना है। तो फ्लिप फ्लॉप क्या है, इट हैज़ 2 स्टेबल स्टेट, बिल्कुल सही। कैसे, देखिए 2 स्टेबल स्टेट कैसे होते हैं, जब फ्लिप फ्लॉप आप बनाते हैं ऐसे सिंबल में तो क्या बनता है, एक यहाँ क्यू होता है, एक क्यू बार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 1 रहेगा तो यहाँ पर 0 रहेगा, तो एक स्टेबल स्टेट कितना है, 1 पर स्टेबल है, एक स्टेबल स्टेट 0 पर है। अगर हमें 1 की ज़रूरत है तो यहाँ से हम ले लेंगे, 0 की ज़रूरत है तो यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो 2 स्टेबल स्टेट हो गए इसके, 2 स्टेबल स्टेट हो गए। अब अगला देखिए, किसी ट्रिगर के बिना यह स्थिति बदलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिना ट्रिगर के कैसे चेंज होगा, यहाँ पर एक पल्स अप्लाई होता है, इसी को ट्रिगर बोलेंगे। जब तक ये पल्स नहीं चेंज करेंगे, यहाँ पर अगर ये हम सिर्फ 1 अप्लाई कर दें पल्स के लिए, हाई, यानी कि जैसे ये होता है हाई सिग्नल, तो ये हाई सिग्नल को हम इनफाइनाइट टाइम के लिए लंबा कर दें, तो यानी कि 1 अप्लाई कर दें, तो ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये गलत दिया हुआ है। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं, कैन बी यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, ये सूचना को स्टोर करता है, बिल्कुल स्टोर करता है। एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट डेटा स्टोर करता है। देखिए ये क्या है, यहाँ पर 1 है, स्टोर है, यहाँ पर 1 है, स्टोर हो गया। ये तब तक चेंज नहीं होगा जब तक अगला क्लॉक पल्स नहीं आएगा। अगला क्लॉक पल्स आएगा तो अगला डेटा जो रहेगा यहाँ पर फिर जाकर के अगला डेटा उस थोड़ी देर के लिए स्टोर हो जाएगा। जितना देर तक क्लॉक पल्स रहेगा उतना देर तक स्टोर रहेगा, ठीक है। जितना देर क्लॉक पल्स स्टेबल रहेगा, स्थिर रहेगा, उतना देर तक ये डेटा स्टेबल रहेगा। मान लीजिए क्लॉक पल्स इतना देर तक अभी चेंज नहीं हुआ है, यहीं पर है, तो इतने देर के लिए नहीं चेंज होगा। और ये 1 घंटे का हो या 1 मिनट का हो या 1 माइक्रो सेकेंड का हो, तो उतने देर तक ये डेटा यहाँ पर सेव रहेगा, ठीक है। तो अगला है
कि यानी कि ये स्टोरिंग डिवाइस है, ये डेटा को स्टोर करता है। एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट डेटा, 2 फ्लिप फ्लॉप 2 बिट डेटा, ऐसे ही होते हैं। 4 फ्लिप फ्लॉप रहेगा, 4 बिट डेटा को स्टोर करेगा। तो ऐसे ही आप 1000 फ्लिप फ्लॉप लगाएंगे तो 1000 बिट हो जाएगा। इस तरह से सेव होता रहता है। इट कैन बी रियलाइज यूजिंग ट्रांजिस्टर एंड रजिस्टर। हाँ बिल्कुल सही, ट्रांजिस्टर और रजिस्टर से हम एंड गेट, नॉट गेट या नॉर गेट सब बना करके उसके कम्बिनेशन को हम फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर देंगे। बिल्कुल डिज़ाइन किया जा सकता है। तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ यही सही नहीं है कि ट्रिगर के बिना ही ये चेंज हो जाए, ट्रिगर के बिना नहीं चेंज होगा। नेक्स्ट देखिए, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट फ्रिक्वेंसी ऑफ 3000 मेगाहर्ट्ज वी हैव टू कैलकुलेट वेवलेंथ। सो फ्रिक्वेंसी क्या है ईएम वेव का? फ्रिक्वेंसी दिया है 300 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। सो 3 इंटू 10 पावर 2 इंटू 10 पावर 6, ये तो हमने 300 को लिख दिया इस तरह से, और मेगा को इतना लिख दिया, तो कितना हो गया? 3 इंटू 10 पावर 8 हो गया, ठीक है, हर्ट्ज। तो इसको 3 इंटू 10 पावर 8 पर सेकंड बोलेंगे, ठीक है। फ्रिक्वेंसी को क्या बोलते हैं? पर सेकंड, ठीक है, इतना हो गया पर सेकंड। अब देखिए फ्रिक्वेंसी पता चल गया, सी इक्वल्स टू एफ लेमडा, कहिए एफ लेमडा, ठीक है। तो लेमडा निकालना है, तो लेमडा इक्वल्स टू सी बाई एफ। सी बाई एफ, सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। सो सी कितना होता है? 3 इंटू 10 पावर 8, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और इसका क्या है? 3 इंटू 10 पावर 8 पर सेकेंड, पर सेकेंड, ठीक है। आया आंसर इतना। देखिए यहाँ पर हम निकाले थे उसको, इसीलिए कन्वर्ट किए थे कि इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए टोटल का टोटल कट जाएगा, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, मीटर बचेगा, यानी कि कितना बचा? सिर्फ 1 मीटर। 1 मीटर इसका आंसर होगा। 1 मीटर जब आंसर होगा तब 1 मीटर आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर CMRR इज नॉर्मली, तो CMRR क्या होता है नॉर्मली? रियली इनफाइनाइट होता है, बट नॉर्मली क्या होगा? लार्ज होगा, लार्ज। इनफाइनाइट के नज़दीक हम जाना चाहेंगे, ये आइडियल होना चाहेंगे। आइडियल होने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा? लार्ज होना पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट बहुत ज़्यादा है, बहुत लार्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ब्रिज रेक्टिफायर से है, देखिएगा। ब्रिज रेक्टिफायर का क्या है? इसमें पीक इनवर्स वोल्टेज पूछ रहा है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज ब्रिज रेक्टिफायर का क्या होता है? VM कैसे होता है ये आप देख लीजिए यहाँ पर। जब ब्रिज रेक्टिफायर हम बनाएंगे तो इस तरह से ट्रांसफार्मर का रहता है सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। और ब्रिज रेक्टिफायर के लिए डायोड यहाँ लगे होते हैं, डायोड लगे होते हैं, डायोड बना दीजिए। देखिए इस तरह से इसको अगर जोड़ दें तो हमारा क्या बन गया? ब्रिज रेक्टिफायर। और ब्रिज रेक्टिफायर को अगर आप कंफ्यूज होते हैं याद करने के लिए तो एक ट्रिक है छोटी सी, आप कभी नहीं भूलेंगे। ये देखिए एक पॉइंट यहाँ ए है, एक पॉइंट यहाँ बी है, ठीक है। अगर ये बी है, यहाँ ए है, तो ऐसा बनाइएगा, ये बस पॉइंट आप ऐसे बना लीजिएगा, ए और बी। देखिएगा ये पॉइंट पर डायोड क्या है? आके मिल रहे हैं। बी पॉइंट पर क्या है? डायोड बिछड़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर मिल रहे हैं तो यहाँ पर बिछड़ रहे हैं। आप उल्टा भी कर सकते हैं, यहाँ पर मिलान दिखा दीजिए, बी पर मिलान दिखा दीजिए, ए पर बिछड़ना दिखा दीजिए। दे आर मीटिंग हियर, दे आर सेपरेटिंग, दे आर गोइंग टू अवे टू ईच अदर, ओके। तो यहाँ पर इस तरह से आप याद रख सकते हैं। दोनों डायोड यहाँ पर फ्रेंडशिप कर रहे हैं, ये दोनों डायोड क्या है? दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, अवे। सो इस तरह से ब्रिज रेक्टिफायर का ट्रिक है याद रखने का। तो अब देखिए इधर पॉजिटिव अगर दिखा देते हैं हम, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव मिलेगा, इसको पॉजिटिव मिलेगा, तो इसको नेगेटिव मिलेगा, इसको नेगेटिव मिलेगा, इसको नेगेटिव मिलेगा। ये नेगेटिव इधर दिखाएंगे, इसका पॉजिटिव का इफेक्ट इधर दिखाएगा। ये पॉजिटिव इधर है, ये नेगेटिव इधर है, तो यहाँ पर पॉजिटिव का इफेक्ट इसका, इसका इफेक्ट इधर नेगेटिव, क्योंकि इधर पॉजिटिव मिल गया तो इधर ऑटोमेटिकली नेगेटिव होगा, ठीक है। ये ज़्यादा उच्च वोल्टेज है, ये कम होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अब देखिए ये फारवर्ड बायस हो जाएगा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा। तो ये फारवर्ड बायस आएगा इस तरह से, इस तरह से करंट इधर इधर फ्लो हो जाएगी। और रिवर्स बायस में ये ओपन हो जाएगा, जब ओपन हो जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा, और ये इस तरह से हो जाएगा। तो वोल्टेज कितना आएगा बताइए? वोल्टेज जो आएगा ये VM, यहाँ पर देखिए VM, यहाँ पर VM है, तो यही वोल्टेज
कहाँ पर अपीयर होगा, इस लोड के क्रॉस, प्लस माइनस वी एम, आइडियल डायोड है अगर तो यहाँ पर वी एम हो गया, ठीक है। अब ये वी एम देखिए, इसके क्रॉस इतना वी एम ही आएगा, ठीक है, और यही वी एम इसके क्रॉस भी आएगा, ठीक है। सो रिवर्स वोल्टेज कितना आ गया, वी एम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर दूसरे तरह से करेंगे तो इसके क्रॉस वी एम आएगा, इसके क्रॉस वी एम आएगा, एक डायोड के क्रॉस सिर्फ वी एम आ रहा है, इससे ज़्यादा वोल्टेज हम प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। वी एम से प्रोटेक्शन लगा दें कि वी एम से ज़्यादा अप्लाई ना हो तो दिक्कत नहीं होगा, और बहुत ही आसानी से ये हमारा रेक्टिफायर वर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, किसी विभव मापी का आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्टमीटर शुड बी, वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है, इनफाइनाइट आइडियली, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो इनफाइनाइट के करीब में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए हायर, हाईएस्ट, यानी कि वेरी हाई, बहुत ज़्यादा उच्च होना चाहिए। इस पार्ट में बस इतना ही। आगे के क्वेश्चन देखने के लिए अगले पार्ट को ज़रूर देखें, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।